गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नोट्स से सर आज काले बच्चा कह रहा है सर आज काले नजर आ रहे। बेटे मैं काला ही हूं, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हमारे दो पार्ट है। एक और बात, कहां चले गए वो बच्चे? रिवाइज करके लाए थे, मतलब कुछ रीड आउट करा था। हाँ पक्का? अब क्या थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं? हाँ कुछ कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। हाँ बेटे कनेक्ट कर पा रहे हैं? और भी थे, और कहां चले गए? हाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं पक्का? हाँ जी बेटे, हाँ डाउट मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। कनेक्ट कर पा रहे हैं? जैसे मैंने इनको देखा ये मेरे से छुप गए, ठीक है। इनको मैंने कल और आज 2 बार देखा, ये पता नहीं नजर बचा के भाग गए। बेटे मेरी नजर ना पूरी रहती है। आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं? इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं किसी को वैसे मतलब ऐसे लगता है कि मैं देखा ही नहीं किसी को, लेकिन मैं देख सबको लेता हूं, समझ गए ना? इसलिए स्पेक्स भी पहनता हूं मैं। खैर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 2 बातें हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमारी 2 बातें हैं। पहला पार्ट, सबसे पहले स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी का मतलब बताइए जरा क्या होगा? ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब हम कह सकते हैं गेम प्लान। मतलब आप कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे ना, उसी प्लानिंग के आप बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो जब भी कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा प्लान करना। और प्लानिंग, जो आपने प्लानिंग करी है या प्लान बनाए हैं, उन्हीं को प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा? स्ट्रेटेजी कहा जाएगा। हम यहां पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले कहा जा सकता है कि जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी? ये लॉन्ग टर्म प्लान होगी, या लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, या लॉन्ग टर्म गेम प्लान भी हम कह सकते हैं। गेम प्लान या स्ट्रेटेजी या रणनीति क्यों बनाते हैं? जरा जल्दी बताइए क्यों बनाते हैं ऐसा? सबसे पहले मार्केट पोजीशन टेक ओवर करने के लिए, या मैं कह सकता हूं अपनी मार्केट पोजीशन को यदि आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी मार्केट पोजीशन को यदि आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गेम प्लान बनाएंगे। गेम प्लान को ही कहा जा सकता है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, है ना? दूसरा क्या होगा? मार्केट पोजीशन का क्या मतलब है? मैंने बताया था मार्केट पोजीशन का क्या मतलब होगा? अपने कंपटीटर से एज लेना, जिसको हम कहेंगे या तो 2 तरीके से कह सकते हैं, या तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना, या अपने कंपटीटर को आउट परफॉर्म करना। अपने कंपटीटर को क्या करना? आउट परफॉर्म करना, ठीक है ना? तीसरी बात क्या होगी? हम ये जो प्लानिंग कर रहे हैं या गेम प्लान बना रहे हैं या ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं? ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और उनको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या होगा? हम कॉम्पीट सक्सेसफुली करना चाहते हैं। ये कोरिलेट कर रहा है, बाकी से कोरिलेट कर रहा है। आउट परफॉर्म तभी करेंगे जब हम सक्सेसफुली कंपीट करेंगे, या नहीं? और उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव्स बच गए हैं। यदि इनके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो उनको अचीव करने के लिए भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी का मतलब रणनीति, प्लान कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान कह सकते हैं। समझ गए नहीं? लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी कि जो मॉड्यूल की एक्सपेक्टेशन है या आईसीआई की एक्सपेक्टेशन है, उसको हमें मीट करना पड़ेगा। तो वही कीवर्ड्स को हमें अपने आंसर में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खासियत है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। आपने अभी आज बुक भी मिली तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक बहुत पतली सी है, या नहीं? लेकिन आप जब इसमें देखेंगे तो इसमें टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हीं पर हमें ध्यान देना है। यदि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो टेक्निकल वर्ड भी मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है या नहीं? एक और बात, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट भी आप इसको कह सकते हैं। ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट किसका? जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है, या उसकी डायरेक्शन है, या कोई डेस्टिनेशन है, उसका ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किसका? इमेज का, कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या 5 साल के बाद हम कहां पर अपने आप को पाते हैं मार्केट में।
उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। क्या ये शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग रन? ये लॉन्ग रन होगी या लॉन्ग टर्म होगी? समझ गए बात को? अच्छा, और भी मैंने काफी बातें बताई। सबसे पहले फिर मैंने मैनेजमेंट की बात करी थी। मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? की ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं या की ग्रुप ऑफ पर्संस, जो क्या करेंगे, जो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शंस या प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, जिसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग के बाद प्लानिंग किसके लिए, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद स्टाफिंग, और फाइनली आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है इसका, आगे पीछे भी आप इसको कर सकते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या की ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको आप कह सकते हैं की ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको आप चीफ ऑर्गन कहेंगे। चीफ जो आपका मैनेजमेंट होता है टॉप, उसका क्या काम है, जो अलग अलग आपके रिसोर्सेज है, अनऑर्गेनाइज वे में जो रिसोर्सेज है, अनऑर्गेनाइज जो रिसोर्सेज है उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। एक बात बताइए, रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान से सुनते रहिएगा बेटे, बुक की जरूरत नहीं है, बुक और फोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि रिसोर्सेज का क्या मतलब है, आप सबको मालूम है, लैंड उसमें होगी, कैपिटल है, लेबर है, एंटरप्राइज है, समझ गए। लेकिन यहां पर क्या क्या है, यहां पर मनी है, मटीरियल है, ठीक है, मनी है, मटीरियल है आपका, या टेक्नोलॉजी है, उन रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट जो चाहता है वही लिखना होगा। मैं बार बार यही कहता आ रहा हूं पिछली 2 क्लासेस से। कैसे कह रहे हैं, क्यों? कोई कह रहा है क्यों? बेटे हमें मार्क्स लेने हैं ना, इसलिए। यदि आप पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा करेंगे, जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है वही करना है, वो इसलिए क्योंकि हमें मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, या नहीं, एफएम के साथ एसएम भी पढ़ना है, इसीलिए हमें वही लिखना होगा जो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है, स्पेशली इस पर्टिकुलर पेपर में। बात समझ गए? कीवर्ड्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। नहीं तो मैं लेमन के टर्म्स में आपको बताता हुआ जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बात नहीं बनेगी। हम एक बैकग्राउंड देकर, एक कॉन्सेप्ट देकर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं ऑडिट के क्वेश्चंस को, लॉ के क्वेश्चंस को, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कीवर्ड्स पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है या नहीं? तो आप थोड़ा सा को रिलेट कर पा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या करना है। इस सब्जेक्ट में मैंने बताया था चार्ट बनाकर कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसके आंसर के लिए ही सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। सबसे पहले आपका सर्वाइवल होगा, फिर ग्रोथ होगी, आप अपने कंपटीटर को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके बाद क्या होगा, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक सुपीरियर रिटर्न आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम अलग अलग तरीके से टैकल करके देंगे, अलग अलग चैप्टर्स में, समझ गए ना? यस, ये बात है। एक और बात, क्या स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट में से 2 चीजों में से एक चीज को चूज करना होगा क्या उसको छोड़ देते हैं और उसको चूज कर लेते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। मैनेजमेंट ही क्या करेगा, मैनेजमेंट ही इन चीजों को अप्लाई करेगा, मैनेजमेंट ही तो स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा, ताकि वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके और मार्केट पोजीशन अचीव कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजी वो सब्स्टिट्यूट नहीं है किसका, साउंड, अलर्ट और रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एक, की ग्रुप ऑफ पर्सन या की ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें टॉप मैनेजमेंट होगा, इसमें डिविजनल मैनेजमेंट हो सकता है, उसके बाद फंक्शनल मैनेजमेंट हो सकता है। तो जो स्ट्रेटेजी है वो कितने लेवल पे बनाई जाएंगी? 3 लेवल पर, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अच्छा, और ये जो मैनेजमेंट है मिलकर ही स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, ताकि मार्केट पोजीशन को इंप्रूव किया जा सके, ताकि कंपेटिटिव एडवांटेज ली जा सके, ताकि और क्या किया जा सके, हम जो बिजनेस ऑपरेशन है डे टू डे बेसिस पर जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यदि कंपनी है तो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी हो सकती है? हमें रॉ मटेरियल, सबसे पहले हमें सप्लायर डिसाइड करना हो सकता है, ऑर्डर देना हो सकता है, परचेजिंग होगी, फिर इंस्पेक्शन होगा, फिर रिसीविंग होगी, फिर स्टोरिंग होगी, फिर प्रोडक्शन होगा या नहीं, उसके बाद और भी काफी क्वालिटी चेक होगी, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट है और बहुत सारी। इन सभी एक्टिविटीज को हम स्मूथली ऑपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी तो हमें प्लानिंग करनी होगी। लेकिन मैं प्लानिंग वर्ड से बार बार अवॉइड करूंगा अपने आप को और आपको भी। क्या बोलेंगे उसको? या तो गेम प्लान बोलेंगे या लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट बोलेंगे, समझ गए या नहीं? अच्छा, एक और बात,
जैसे मान लेते हैं, और मैंने एक और बात बताई थी, स्ट्रेटेजी हमारी कितने टाइप की होंगी, स्ट्रेटेजी हमारी कितने टाइप की होंगी, एक हमारी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। आपको एक एग्जांपल से समझते हैं, और एक अभी एक एमसीक्यू भी, मतलब एमसीक्यू नहीं, केस स्टडी देंगे, मिलकर करेंगे, ठीक है ना। आज ठीक है, आवाज तो तेज नहीं है, और थोड़ा इधर कर लूं, ठीक है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा था जो स्ट्रेटेजी है वो कितने टाइप की हो सकती है, एक तो प्रोएक्टिव और, अब कोविड आया 2020 में ना, तो कोविड से पहले नॉर्मली टीचर क्या करते थे, फेस टू फेस क्लास लेते थे या ऑनलाइन, फेस टू फेस लेते थे। अब एकदम सडनली कोई कह के तो आएगी नहीं प्रॉब्लम, तो सडनली कोविड आया और कोविड की वजह से सारी चीजें बंद हो गई, और बंद होने की वजह से ऑनलाइन हुई। अब ऑनलाइन के लिए हमें स्टूडियो तो चाहिए ना, लेकिन स्टूडियो तो आएगा नहीं है, क्योंकि अभी तो क्या है, सारी चीजें बंद हो गई है। तो ये बताइए, अब इसके लिए हमें कुछ रेस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना। अब हम कैसे रेस्पॉन्ड करें, बैठे रहे ऐसे ही घर पे, यदि हम टीचर है, या हम कुछ और तरीका ढूंढेंगे, या तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके, बोर्ड लगा के, कुछ ना कुछ करके, जूम मीटिंग या कुछ इस तरीके से, गूगल मीट ऐसे ही करा था टीचर्स ने, कुछ ऐसा कुछ ढूंढेंगे, या कोई ऐप डाउनलोड करेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो एक बात बताइए, इसके लिए हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाएंगे या ये रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होगी। एक और बात, क्या ये फेवरेबल सिचुएशन थी हमारे लिए एज ए टीचर या अनफेवरेबल? तो अनफेवरेबल सिचुएशन को ही कहा जाएगा हॉस्टाइल सिचुएशन। एक बात, या हम इसको कह सकते हैं, क्या हम एंटीसिपेट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, क्या हम एंटीसिपेट कर रहे थे? नहीं, तो इसको कहा जाएगा अनएंटीसिपेटेड इवेंट्स, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट्स। वर्ड्स का हमें बहुत चयन बहुत ध्यान से करना होगा। अनएंटीसिपेटेड डेवलपमेंट्स कह सकते हैं, या अनएंटीसिपेटेड इवेंट्स कह सकते हैं। और मार्केट का सिनेरियो क्या हो गया टीचर्स के लिए, चेंज हुआ या बिल्कुल नए तरीके से डेवलप हो गया, तो इसको कहा जाएगा फ्रेश मार्केट कंडीशंस। क्या बोला मैंने? फ्रेश मार्केट कंडीशंस। इसका मतलब दो चीजों को टैकल करने के लिए, दो चीजें कौन कौन सी है, दीवार का सहारा ना लेना, दो चीजें कौन कौन सी है। पहली, जो हम क्या कर रहे हैं, अनएंटीसिपेटेड डेवलपमेंट्स या इवेंट्स, इनको टैकल करने के लिए, या इनको इस सिचुएशन में कैसे हम रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए भी हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो हम अनएंटीसिपेटेड डेवलपमेंट या इवेंट के केस में कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रेस्पॉन्सिव बनेंगे। या दूसरी सिचुएशन क्या है, फ्रेश मार्केट कंडीशंस। क्या है? फ्रेश। बेटे मेरी बातें सुनेगी नहीं ना आप, तो क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है इस सब्जेक्ट में स्पेशली। तो फिर आप किसके भरोसे हो जाएंगे बेटे? खाली एफएम के भरोसे होंगे, और फिर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, सेकंड ग्रुप में दिक्कत आ जाएगी। सच बता रहा हूं आपको। एक तो ये पेपर हो गया स्ट्रेटेजिक। मैं डरा नहीं रहा आपको बिल्कुल भी बेटे, मेरा डराने का काम नहीं है, डिमोटिवेट करने का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक आप ये टेक्निकल बातों को आप ध्यान नहीं देंगे, मैं जिनको कह रहा हूं आप फिर भी उन्हीं बच्चे को देख रहे हो। आपको ध्यान में रखकर ही बोला है मैंने, बेटे आपने जो कैप पहनी हुई है आपके लिए कह रहे हैं, बातें ना करो बेटे प्लीज। हाँ मैं आपको ही कह रहा हूं, आप पहले उससे बात कर रहे थे बेटे, बात करेंगे ना तो नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो, ठीक है। बोलो, ये बात है प्लीज। तो आप ये टेक्निकल वर्ड है बेटे, एक बार चीजें निकलती जाएंगी तो बाद में बहुत मुश्किल आएगी। सच बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी एज ए स्टूडेंट और उसके बाद टीचर के रूप में भी, तो इसीलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ाने का एक ही तरीका है, कीवर्ड्स पर ध्यान देना, लॉजिक कॉन्सेप्ट बताना, उनको समझाना, और उसके बाद कीवर्ड्स पे ध्यान देना। और मैं ऐसा टीचर हूं कि आपको केस स्टडी भी कराता रहूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। आप बातें करेंगे तो बेटे उससे ना हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डाउन हो जाएगी, है ना। लेबर चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें एफिशिएंसी के बदले क्या मिलता है, रिवॉर्ड, इंसेंटिव, प्रीमियम, या नहीं। तो बेटे यदि आप इंसेंटिव या प्रीमियम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना होगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं समझे आप। और उसके बाद जो चीजें बताई जा रही हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी, नहीं तो बेटे फिर मुश्किल हो जाएगी। एक और बात बता देता हूं मैं, नॉर्मली क्या होता है, इस पेपर में हम टाइम लगाएंगे, नॉर्मली क्या होता है, टीचर केवल कॉन्सेप्ट बता के आगे बढ़ जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट, केस स्टडी के लिए अलग से बुक दे देता है, केस स्टडी क्लास में नॉर्मली डील नहीं की जाती है। हमने लास्ट टाइम एक केस स्टडी डील करी, आज भी मेरी कोशिश रहेगी एक दो केस स्टडी आपको बताएं, पहले आपको मौका मिलेगा जो भी आपको,
और मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं, ये हम काम करते रहेंगे हर क्लास में, तो ये केवल यहां काम नहीं आएगा, ये आपको ऑडिट में भी काम आएगा, ये आपको लॉ में भी काम आएगा। आप पढ़ते ज्यादा है, पढ़ाते जाता है हम लोग, लेकिन लिखते थोड़ा कम है, ठीक है। आपके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, अलग अलग पेपर में आए होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों के लॉ में, फाउंडेशन की बात करूं तो, ठीक है, लॉ में ही मुझे लगता होगा, मुझे लग रहा है शायद उसी में डर था ना आपको। बोलो अब बेटे, यहां पर लॉ जैसे और सब्जेक्ट आ गए, एक लॉ भी है, ठीक है, उसके बाद ऑडिट है, और सबसे थ्योरेटिकल जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें जो प्रैक्टिकल बातें हैं वही है, गैप नहीं है कोई भी, वो ये वाला पेपर है। ये आप ये मत समझना कि एफएम को क्लियर करके हम हो जाएंगे और इसमें 10 नंबर आ जाएंगे। बेटे 10 नंबर भी लाना बहुत मुश्किल है। एक मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, एक एग्जांपल सुनाना चाहता हूं। एक सॉफ्टवेयर मैं जब पढ़ता था उस टाइम, बहुत नॉर्मल सी बात है, सीए फाइनल में एक पेपर होता था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, इसका नाम का पेपर, वो ऐसे ही था, कंप्यूटर से रिलेटेड, थोड़ा स्ट्रेटेजी से रिलेटेड ऐसा पेपर था वो, ठीक है। तो उसमें एक मतलब हमारा कॉलीग ही था लाइब्रेरी में कि वो कहता था कि मैं इस पेपर में तो मेरे तो आएंगे बहुत ज्यादा मार्क्स, क्योंकि मुझे तो सॉफ्टवेयर की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो सबको बताता था कि मैं सबसे कम इसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में सब मालूम है। पता है कितने मार्क्स आए उसने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया? तो बताओ कितने आए होंगे? कितने नहीं, फेल तो ठीक है, कितने मार्क्स आए होंगे? 17 नहीं, केवल 5 नंबर आए, मुझे आज भी याद है, ये 15 साल पुरानी बात है, ठीक है। उसके बाद वो कभी नजर नहीं आया लाइब्रेरी में फिर दोबारा। मेरा ये बताने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इस सब्जेक्ट में लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली के साथ, कॉन्सेप्चुअल होने के साथ साथ आपको वर्ड्स पर ध्यान देना होगा और लिखने, राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। यदि आप टीचर ही करा रहे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या मैं अपना काम कौन से बताता रहूं और आगे बढ़ता रहूं कि आप खुद ही कर लीजिए, तो बेटे वो सही बात नहीं रहेगी। बेटे कोई बात नहीं, आप जब आप मिलेंगे ना ट्यूसडे को, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी दूर कर देंगे, ठीक है, वो भी दूर करेंगे, कलरफुल लेके आएंगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं सर वैसे भी हमारी लाइफ तो ब्लैक एंड व्हाइट है और बुक भी हमें ब्लैक एंड व्हाइट मिल गई। बेटे आप जो देखेंगे ना स्क्रीन पर, वो कलरफुल ही देखेंगे। कब से? ट्यूसडे की क्लास से, ठीक है या नहीं? ठीक है, चलो तो बेटे आप बात करेंगे या नहीं? उन्हीं से बात कर रहे हैं लेकिन उनको ध्यान ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो सब्स्टिट्यूट तो प्रोएक्टिव, तो मैं ये कह रहा था कि उस टाइम कोरोना आया और कोरोना की वजह से फेस टू फेस क्लासेस बंद हो गई, तो हम हॉस्टाइल सिचुएशन में आ गए ना। ये हमारे लिए एक हॉस्टाइल सिचुएशन हो गई, जिसको हम कह सकते हैं अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट या इवेंट्स हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, या इसी को कह सकते हैं फ्रेश मार्केट कंडीशंस। तो इसके लिए इस ऐसी सिचुएशन में हम रेस्पॉन्ड करें या आउट हो जाएं? रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना। इस तरीके की सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी तो हमें रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा या नहीं? तो आप बताइए, क्या हम यहां पर प्रोएक्टिव हो सकते थे या रिएक्टिव ही होना पड़ेगा? बेटे प्रोएक्टिव तो तब होते हैं ना जब हम पहले से सोच सकते थे कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए हम पहले से प्लानिंग करते, उसके लिए पहले से स्ट्रेटेजी बनाते, उसके लिए पहले से गेम प्लान बनाते या कुछ ब्लूप्रिंट बना लेते। लेकिन ऐसा तो हमने एक्सपेक्ट करा नहीं था, तो हम हॉस्टाइल सिचुएशन में आ गए। हॉस्टाइल सिचुएशन को सिंपली हम कह सकते हैं, हॉस्टाइल सिचुएशन वर्ड यूज करते हैं इंस्टीट्यूट, या अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट या इवेंट्स, या एक और वर्ड है इसके लिए फ्रेश मार्केट कंडीशन। मतलब फ्रेश मार्केट कंडीशंस को टैकल करने के लिए या हॉस्टाइल सिचुएशन को टैकल करने के लिए, या हम कह सकते हैं अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट या इवेंट्स को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए क्या हम प्रोएक्टिव हो सकते थे? तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी होगी? तो प्रोएक्टिव। ये जो रिएक्टिव का मतलब क्या है कि पहले सिचुएशन अकर्ड हुई, उसके बाद आप कैसे रेस्पॉन्ड दे रहे हैं, उसको कहा जाएगा प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। उसको रिएक्टिव कहा जाएगा। सिचुएशन अकर्ड हो सकती है। एक और बात, क्या जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनका क्या मूव होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, प्राइस को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, क्या हम उसको 100% श्योर हो सकते हैं उसके बारे में? तो इसका मतलब जो हमारा कंपटीटर है या राइवल्स है, वो क्या क्वालिटी पे ध्यान देगा, क्या प्राइस पे ध्यान देगा, बाकी चीजों पर ध्यान देगा, क्या हम उसको 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमारा राइवल ये लॉन्च करेगा या क्वालिटी ये लेके आएगा या कुछ इस तरीके को और कुछ प्लान करेगा या कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट करेगा एग्रेसिव होकर? हम 100% श्योर, तो हमें रेस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा
यदि हमारा कंपटीटर आगे बढ़ रहा है तो उसको आउट परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हमें रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, हमें उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? वो रिएक्टिव या प्रोएक्टिव, दो ध्यान रखनी है, रिएक्टिव या प्रोडक्ट या रिएक्टिव होगी या प्रोएक्टिव होगी। एक और बात, रिएक्टिव को हम क्या कह सकते हैं? क्या हम रिएक्टिव को प्लान्ड स्ट्रेटेजी कह सकते हैं एक बात, या हम उसको कह सकते हैं एडेप्टिव? तो इसका मतलब जो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो रेफर्ड एज एडेप्टिव। मतलब अब कोरोना आ गया, क्लासें फेस टू फेस बंद हो गई है, तो हम किस तरीके से अब अडॉप्ट करेंगे ताकि बच्चों को क्लासें दे पाए। उसके बाद क्या होना शुरू हुआ? क्लास प्लस आई कंपनी है ना, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अरे क्लास प्लस, हाँ सौरभ गांगुली दादा साहब है ना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर उसके बाद है, ये कोरोना से पहले नहीं थी, ये कोरोना के और भी कंपनी है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती हैं, फिर भी कम हो गया उनका क्रेज। तो वो भी कब किसके बाद आई? वो या अवेयर कैसे हुए आप लोग? कोरोना के बाद ही हुए ना। तो पहले भी क्लासें चलती थी, लेकिन मोड क्या था? या तो गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव। लेकिन कोरोना के बाद फ्रेश मार्केट कंडीशन क्रिएट हो गई, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स क्रिएट हो गए। तो उसके केस में हम कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे? उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे? प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? रिएक्टिव इज ऑल्सो रेफर्ड एज क्या? एडेप्टिव स्ट्रेटेजी इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एडेप्टिव। एक और बात, अब प्रोएक्टिव पर आते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? क्या फ्रेश तरीके से स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, या जो पहले पास्ट में आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो तो फॉलो आज एज इट इज फ्यूचर के लिए करेंगे, कुछ उसमें और चेंज लेके आ जाएंगे। क्या मतलब है? क्या प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का ये मतलब है कि आप आने वाली सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रहेंगे? तो बिल्कुल सिंपल बात है। क्या कोई नई स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, नई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, ये होगा? या जो पहले से कोई स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते आ रहे हैं उससे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो वो तो कंटिन्यूअस करेंगे। और बाकी जो डायनामिक एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, उसके हिसाब से कुछ और उसमें ऐड ऑन कर देंगे। और उसके बाद कौन सी स्ट्रेटेजी बनेगी? ये ज्यादा बेटर है, नई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर दें। तो इसका मतलब जो प्रीवियसली आप यूज करते हुए आ रहे हैं उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है, प्रीवियसली जो यूज करते हुए आ रहे हैं उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है, उसको तो आप कंटिन्यूअस चाहेंगे नहीं चाहेंगे? अब आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर ली तो आपकी कोई स्ट्रेटेजी तो होगी जो आप इंटर में भी एज इट इज फॉलो करेंगे, यूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे? या इंटर के लिए नई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर देंगे, पुरानी सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब जो फाउंडेशन में आपने स्ट्रेटेजी प्लानिंग फॉलो की और उससे फाउंडेशन क्लियर हो गया, उस पर आपको विश्वास है, वो तो यहां पर फॉलो करेंगे। उसमें इंटर के लिए कुछ और स्ट्रेटेजी ऐड कर देंगे, कुछ और प्लानिंग ऐड करके, और उसके बाद कंबाइन करके बनाएंगे। तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? प्रोएक्टिव। जो आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं नवंबर 2024 में सीए इंटर क्रैक करने के लिए, वो आपकी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव है, या दोनों है? रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव है, या दोनों है? एक और बात, यदि दोनों है तो उसमें किसका प्रपोर्शन ज्यादा है? बेटे पार्टिसिपेट करते रहिए। किसका प्रपोर्शन ज्यादा होना चाहिए? किसका प्रपोर्शन ज्यादा होना चाहिए? प्रोएक्टिव। सब कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात है। क्लियर है नहीं? चलो एक केस स्टडी डील करें। तैयार है सब? हाँ जी बेटे तैयार है। मैं आपको देख रहा हूं तो घबराना मत, जो प्यारे बच्चे होते हैं ना उन्हीं को। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा? मैं दिखाई नहीं दे रहा चश्मे की वजह से? हाँ सही बात है, क्योंकि लाइट ऐसी पड़ती है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे से बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे। अब ठीक है? ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो देखिए जरा एक केस स्टडी लेते हैं। सर ये हमारे उसमें नहीं है, बुक में नहीं, बुक में क्या केवल कॉन्सेप्ट है, बाकी केस स्टडी वगैरह। तो क्या, अब एक और बात बताइए, यदि हम एक दो केस स्टडी डेली बेसिस पर टैकल करते रहेंगे तो उसमें हमारा कम, बेटे बातें नहीं बिल्कुल भी। हम डेली बेसिस पर एक दो स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा कम टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा? तो उससे फायदा रहेगा आपका, नुकसान रहेगा? फायदा पक्का आप मान रहे हैं? तो क्या केस स्टडी में सॉल्व कराऊं या कॉन्सेप्ट ही बताते हुए आगे बढ़ता रहूं? बताइए किन किन बच्चों को केस स्टडी मतलब करनी है क्लास में कवर? कोई ऐसा है तो नहीं? जो होगा शायद उसमें भी ठीक है करें पक्का? चलिए ठीक है।
आप बेटे जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं, आप मेरे साथ देंगे तो मैं आपके लिए जान लगा दूंगा, जान दूंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि मैंने किसी के लिए कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा पहले कभी, तो उसके उनके लिए भी जान नहीं दी, ठीक है नहीं? तो जेन्युइन बात यह है कि आपके लिए जान लगा देंगे। चलो प्लीज बातें नहीं करो। एक मैं केस स्टडी लेके आया हूं आपके लिए, बातें ना करो बस, बाकी सारी चीजें सही हैं, बातें नहीं करनी बस। देखो बेटे, प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल बातें नहीं बेटे, बातें नहीं। देखिए बातें नहीं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे चलता रहूंगा, लेकिन आप बातें करेंगे ना तो फिर उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, है ना? मैं चाहता हूं कि जब आपका ये सिलेबस कवर हो जाए तब आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सके। उधर एफएम चलता रहेगा प्रैक्टिकल, उधर ये वाला पार्ट भी चलता रहेगा, तो अच्छा मतलब एक स्कोरिंग पेपर बन जाएगा, ठीक है या नहीं? कुछ मेरे पार्ट पर कुछ लगता है आपको तो वो आप मेरे को डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है? कि सर हम ऐसे चाहते हैं, जैसे माइक की दिक्कत थी, आप हेजिटेट हो रहे थे, आज तो ठीक है, आवाज की कोई इशू तो नहीं है, और दूर कर लूं? हाँ जी बेटे, मैं बेटे आपको देख रहा हूं, ध्यान से देख रहे हो ना आप भी? हाँ। लिखिए, चलिए चलिए ठीक है। केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी 1 तो हमने डील करी थी, जो हमारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको गेम प्लान कहा जाता है या लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ठीक है? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट किसका? ऑर्गेनाइजेशंस इमेजेस या डायरेक्शन या डेस्टिनेशन, समझ गया नहीं? ओके, तो ये केस स्टडी नंबर 2 है। स्ट्रेटेजी कितने लेवल पे बनाई जाती है? इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक कॉर्पोरेट लेवल है, एक बोलो डिविजनल लेवल है, और एक और बात, इसको पढ़ाने का एक और तरीका होता है, न्यूमोनिक्स दे देना, मतलब जैसे प्लानिंग, जैसे आपका ऑर्गेनाइजिंग, जैसे डायरेक्शन, जैसे स्टाफिंग, जैसे क्या कंट्रोल, इसका न्यूमोनिक्स बना देना। मैं ऐसा चक्करों में पढ़ूंगा नहीं, ठीक है ना? मुझे लगता है कि जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें ज्यादा वाइडर स्कोप होना चाहिए हमारा, ना कि नैरो स्कोप। नैरो स्कोप मतलब यदि हम इस पे ध्यान देंगे कि इसका ये शॉर्टकट एक वर्ड मिल जाए और वो याद रहे, नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप रिपीट करते रहेंगे, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, और घर पे उसी चीज को केवल रिवाइज करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ मिलेगा आपको। एमसीक्यूज अलग से टैकल करने की जरूरत नहीं है आपको, आरटीपीज को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एमटीपीज को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ आपको क्लास में करा दिया जाएगा, ठीक है या नहीं? लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। आप तैयार हैं सब? कुछ बच्चे बोल नहीं रहे, मैं देख रहा हूं। चलिए, आप कैचअप, बातें नहीं, देखिए बेटे बातें नहीं। A ketchup brand making, बातें नहीं बेटे, प्लीज बातें नहीं, making a healthier ketchup with less sugar। एक और बात, बीच में ब्रेक मिलता है ना तो पानी, वॉशरूम, उसी बीच में चले जाएं आप, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? जो भी जाता है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, उसी बीच में चले जाए ना। अब मान लेते हैं मेरी क्लास है, मैं पहले जा रहा हूं पानी पीने, फिर वापस आ रहा हूं, फिर जा रहा हूं, तो अच्छा लगेगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं। केचअप ब्रांड मेकिंग अ हेल्दियर केचअप विद लेस शुगर एंड बातें नहीं बेटे, बातें नहीं। देखिए प्लीज, प्रिजर्वेटिव, preservatives to attract more customers, बातें नहीं बेटे, प्लीज बातें नहीं। more customers by letting parents feel safe about kids, है बेटे? Letting parents, a ketchup brand making a healthier ketchup with less sugar and preservatives to attract more customers by letting parents feel, मतलब उनको अवेयर कराना, अवेयरिंग पेरेंट्स फील सेफ अबाउट किड्स। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा तो है ना, आपको समझ रहे हो बात को? कंज्यूमिंग
आते हैं, अभी टेंशन ना लो। कैचअप, कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी। अब बताइए क्या क्लियर नहीं है? ये देखिए, जो केचप ब्रांड है वो एक हेल्दियर केचप बनाने की प्लान कर रहा है, जिसमें क्या होगा, लेस प्रिजर्वेटिव्स होंगे और लेस शुगर होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके बाई लेटिंग पेरेंट्स फील, मतलब फील सेफ अबाउट किड्स कंज्यूमिंग, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो भी सेफ रह सके। हाँ भाई, इसमें शुगर कम है और साथ के साथ जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो कम है। बच्चे केचप का यूज करते हैं ना, कंज्यूम करते हैं, तो पेरेंट्स भी, उनको भी फील कराना कि फील सेफ। समझ गया नहीं? आगे, कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी? क्वेश्चन समझ में आ गया? स्ट्रेटेजी समझ में आ गया? अब आप इसको जल्दी से 5 मिनट का टाइम है, सब बच्चे जरा आप अपने हिसाब से टैकल कीजिए प्लीज। है बेटे? मार्क्स को छोड़ो ना, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। आप अपने हिसाब से लिखिए जितना लिख सकते हैं। बेटे ये कोई, आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे रादर देन क्वांटिटी। ये फाउंडेशन नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। इस पेपर में हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है रादर देन पॉइंट्स पर, कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बना लूंगा। फिर भी मैं बता देता हूं, यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बड़ा आपने अटपटा सा क्वेश्चन पूछा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि आप ये इस पे ध्यान देंगे कि भाई स्ट्रेटेजी के बारे में हम क्या क्या लिखना है। फिर भी बता देता हूं, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट कितने पॉइंट्स लिखने होंगे कोई, लेकिन ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है रादर देन क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बातें नहीं करो। अब जरा जल्दी से कर रहे हैं ना सब आप, या मैं करा दूं? जल्दी करो। मैं तो करूंगा ही करूंगा, आप करें पहले। इतनी सारी बातें मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में बताई, आप कह रहे हो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, हमें पता ही नहीं पड़ा कौन से हम फॉलो करें ना करें। वो सारी बातें यहां पर हमें लिख सकते हैं आप। हाँ बेटे, करो ना आप, जैसे लगता है मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, मैं कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। पहले अब एक बात बताइए जरा, कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी? अब लॉ में तो, हाँ अच्छा, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। किन किन बच्चों को लग रहा है कोई स्ट्रेटेजी नहीं है? एक सेकंड रुक जाइए। किन किन बच्चों को लग रहा है ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है? बेटा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे वैसे, बाकी सबको लग रहा है स्ट्रेटेजी है। चलिए, इस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है सब सुने। इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने, रुक जाना बेटे, अभी लिखना रुक जाइए बेटे, लास्ट में रुक जाइए, लिखना नहीं अभी, सुन लीजिए। इस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? गेम प्लान है। ये किसका गेम प्लान है? ऑर्गेनाइजेशन का। हम गेम प्लान यूज क्यों करते हैं? पहला पॉइंट, टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन। दूसरा टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन। दूसरा, अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर एज वेल एज सेटिस्फाई देम। समझ गए? नेक्स्ट, टू compete सक्सेसफुली। नेक्स्ट, अब बताओ जरा, क्या ये स्ट्रेटेजी है या नहीं है? आप बताइए बेटे। जो हेल्थ कॉन्शियस है बेटे, मार्केटिंग भी तो एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे मामा अर्थ शैम्पू, सुना है आपने मामा अर्थ कंपनी का नाम? बेटे मामा अर्थ की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। वही तो मैं कह रहा हूं। एक सेकंड, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि जो स्ट्रेटेजी है उसका नैरो फोकस नहीं है, उसका ब्रॉडर है। वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं, स्टडी करते हुए कर सकते हैं, मैं एज ए टीचर कर सकता हूं, एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, यदि कोई एनजीओ है उसको वो भी फॉलो कर सकती है। मतलब स्ट्रेटेजी का स्कोप बड़ा वाइडर है। इसीलिए तो यही मैं कहना चाहता हूं, जो स्ट्रेटेजी है उसका स्कोप बहुत वाइडर है, वो कहीं भी यूज हो सकती है। तो मार्केटिंग करने के लिए भी तो एक स्ट्रेटेजी है। तो मैं मामा अर्थ कंपनी की बात कर रहा था। मामा अर्थ कंपनी कोरोना के बाद शुरू हुई, कोरोना के टाइम में शुरू हुई। तो उन्होंने क्या करा, अब उनके पास ज्यादा पैसे थे नहीं, तो उन्होंने जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं ना, उनको कांटेक्ट करना शुरू किया। उनको कहा कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोशन करें, आप प्रमोट करें, अपनी यूट्यूब वीडियो में लेके आए, फीचर्स बताइए, क्वालिटी बताइए, हम आपको एक नॉमिनल अमाउंट देंगे। तो मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर ने शुरू कर दिया ये काम। अब आज उसका एक स्टेक ना बेटे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मामा अर्थ के शैम्पू की तरफ या बाकी जो प्रोडक्ट है मामा अर्थ के। तो ये उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने टीवी में नहीं किया,
मैगजीन में नहीं करा, न्यूज़पेपर में नहीं करा, उन्होंने उस पर देखा कि उस टाइम लोग क्या देख रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब, और यदि वो टीवी पे करते तो उस पर ऐड करने की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या होती। तो बेटे मार्केटिंग भी अपने आप में एक क्या है, स्ट्रेटेजी है। अब लिखिए प्लीज, आप ठीक है? हाँ जी बेटे, हो गया, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, एक बार दिखा दीजिए, कोई नहीं, हाँ आ जाइए, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, यहां पर ही आ जाइए। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मैं कितनी भी बातें कर लूं और आप ना करें ना, लिख ना पाए तो फिर दिक्कत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है बेटे, एक और बात, जो आपका ठीक होगा लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा, क्यों सर? हम मेरे में कमी, बेटे यूनिफॉर्मिटी नहीं है बेटे, मैं बहुत छोटी छोटी बातें मैंने ध्यान रखनी है और वही मुझे आपको बता देनी है ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो सके। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मैं बताऊंगा तो आपके भले के लिए बताऊंगा। यूनिफॉर्मिटी है इसमें? नहीं नहीं नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देखिए कैसे हो रहा है, यदि हम आपको ऐसी बुक दें जिसमें एक लाइन यहां तक जा रही है, एक लाइन यहां पे, बेटे ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्मिटी कम से कम जितनी हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटी बन सके। अरे यार, फिर वही कह रहे हो आप, यदि मुझे समझ रहे हैं, बात समझ गए ना? वो तो ठीक है, मैं वो तो देख लूंगा, मैं वो तो कोई बात नहीं है। ये शायद बेटे ऐसी छोटी छोटी बातें कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं ये। सही है बेटे, बिल्कुल ठीक है, कंटेंट पे ध्यान देना है, मैं क्वालिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ठीक है। और कोई बच्चा दिखाना चाहता है तो बेटे प्लीज दिखाइए। बाकी एक काम कर सकते हैं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना, कुमार शानू साहब और प्रकाश चौधरी जी, या और भी जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन है, बेटे एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप जो टेलीग्राम का चैनल है ना, उस पर आप अपने ये पिक लेकर मतलब भेज सकते हैं, मैं देख लूंगा वहां से। और कोई बच्चा है, डरो मत बेटे, दिखाइए, कोई बात नहीं। यदि आप मुझे दिखाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ, आप इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो बताऊंगा, बाकी मैं लिखूंगा यहाँ पे, डोंट वरी। दिखाइए दिखाइए, जैसे उन्होंने दिखाया। आगे ध्यान रखना बेटे, वो ऐसे ना हो, ठीक है? बहुत बढ़िया रहेगा ऐसे, बहुत अच्छा किया आपने। और बच्चे दिखाइए बेटे, दिखा दो दिखा दो, कोई बात नहीं। अभी पहले इससे फैमिलियर कराना है ना आपको, सब्जेक्ट से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा वो ग्रामेटिकल फॉर्मेशन थोड़ी ठीक नहीं है बस। हाँ बेटे, एक मिनट, एक मिनट बेटे, एक मिनट। अच्छा, आपको ही मैं ढूंढ रहा था, क्या नाम है आपका? आज सही लग रहा है हेमंत जी? पक्का? अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा। बेटे आपने देखिए, पहले उसने क्वेश्चन पूछा है, उसी का हमें जवाब देना है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें अपना कंटेंट रखना है। पहला उसने क्वेश्चन पूछा है, कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी? क्या इसको हम स्ट्रेटेजी कह सकते हैं हेमंत जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपने क्या बताया, रोल ऑफ सीईओ परटेन्स टू कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट है बेटे। तो स्ट्रेटेजी का मीनिंग थोड़ी है ये, तो स्ट्रेटेजी का मीनिंग है गेम प्लान। कहां लिखा है? अरे भाई, मेरे भाई नहीं है ना, मैं कहना चाह रहा हूं, आप, मैं इधर उधर की बातें करके आपको क्वेश्चन का पहले आंसर दूंगा, उसके सपोर्ट में तो दूंगा, या मैं पहले सपोर्ट दे दूं फिर क्वेश्चन? बेटे ये इंप्रूवमेंट वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं है कि सबके सामने बोल रहा हूं तो आपको बुरा लगे, नहीं नहीं, मैं सबके लिए ऐसा कह रहा हूं। तो दोबारा लिखिए, फिर दोबारा बुरा नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है, मैं क्यों बोलूंगा ऐसी बात? स्ट्रेटेजी बिकॉज, ठीक है बेटे, ठीक है ठीक है, हाँ कोई नहीं, मैं देख लूंगा देख लूंगा। बेटे कंक्लूजन तो दे दो कि स्ट्रेटेजी है या नहीं है। वैसे सारे पॉइंट ठीक है, आपके पॉइंट सारे ठीक है, बहुत बढ़िया, बाकी सारे पॉइंट अच्छे हैं, बहुत अच्छा। आप उसको ना कंक्लूजन के रूप में लिखिए। ठीक है, वैसे ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो बेटे। हाँ बेटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। हाँ बेटे, बहुत ही अच्छा। हाँ जी बेटे। अच्छा अच्छा, एक मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, यही तो चाहता था मैं, बस यही। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेंसिल से लिखने की जरूरत नहीं, पेंसिल लिखो, बहुत अच्छा लिखा है बेटे। एक काम करना है ना, ये थोड़ा वो वैसे मेंटेन करना, थोड़ा सिस्टमेटिक लगे, बस और कुछ नहीं। बेटे थोड़ा और पॉइंट इसमें ऐड करिए। किसकी कॉपी है बेटे? थोड़ा ना और पॉइंट ऐड करिए। हाँ, उस 5 पॉइंट थे ना वहां पर हमने, बाकी ठीक है, थोड़ा और पॉइंट ऐड और कर सकते हैं मार्केट मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ठीक है बेटे। ये किसका है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो बेटे, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही बढ़िया, आपने तो एक डेफिनेशन भी दे दी आपने, बहुत अच्छा किया। विलियम एक ग्लुक की डेफिनेशन भी दे दी बेटे, बहुत अच्छा। ये लो बेटे, ठीक है, आपका भी ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया अब। ठीक है बेटे, अब मैं समझ गया। हाँ जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटे, मैं समझ गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड, एक सेकंड। बहुत सही है। ये लो बेटे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास। आज समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये लास्ट में लिख दूंगा कि यस ये। हाँ, कंक्लूड करके लाते ना। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया चलो ठीक है, ठीक है। दिखाओ बेटे, दिखा दो, आप लेकर आइए तो। बहुत बढ़िया। तुमने नहीं दिखाया ना? चलो खैर, ठीक है बेटे, मैं देख लेता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा है सब बच्चों ने, लगभग बहुत सब बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है। तो क्या इससे कुछ लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कुछ अच्छा? एक और करें? हाँ, अच्छा, इसका आंसर लेते हैं, आंसर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, लिखिए प्लीज बेटे। मेरे साथ भी लिखेगा। हाँ बेटे, हाँ वही मैं करा रहा हूं ना, वही तो करा रहा हूं। चलो बेटे, आगे आ जाइए प्लीज। बेटे ये काम ना थ्योरी वाले पेपर में टीचर कराते नहीं, आप जितना लाइटली लोगे ना उतना नुकसान होगा आपका। आप जिन बच्चों ने दिखाया, कुछ बच्चे उन पे हंस रहे हैं बेटे, आप पर फिर कोई और ही हंसेगा। प्लीज मेरी बात समझ लीजिए, ये काम हम रिवीजन में बाद में कराएंगे और फिर टाइम मिलेगा नहीं। ये जितनी भी आप बातें कर लो, जितनी जो भी बातें मैं बता रहा हूं, आप बहुत ही वैल्यूएबल और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी, आपके लिए। तो आप प्लीज इसको सीरियस लेके चले बेटे, प्लीज। अदरवाइज कोई खाली मैं जितनी भी बातें कर दूं, खाली ऐसी वर्बली बता के चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको भी अच्छा लगेगा, आगे बढ़ता भी रहेगा सिलेबस, लेकिन जब आप एक चैप्टर कंप्लीट होगा, टेस्ट होगा ना, तो बेटे कर नहीं पाएंगे। एक दो केस स्टडी हम डेली बेसिस पर ऐसा करेंगे ना, तो आप अभी चाहे जैसे तैसे करके कुछ तो लिखेंगे आप, कुछ पॉइंट्स आपको रिपीटिव रिपीटिव नेचर के होंगे, उसमें लिखेंगे, कम से कम आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अल्टीमेटली हमें करना क्या है? क्या अब जो क्वेश्चन आएगा उसकी कहानी सुनानी है हमें उसके सामने, या प्रेजेंटेशन देनी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। और कुछ बच्चे हो सकता है, चलो खैर छोड़ो, आगे बात करते हैं। यस प्लीज, यस इट इज। लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना, सब बच्चों को लिखना है। यस इट इज, इट इज रेफर्ड। बात है नहीं बेटे, यस इट इज रेफर्ड एज a strategy
कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है। यस इट इज रेफर्ड एज स्ट्रेटेजी। एक तो पहले यहां से शुरुआत कर दी, कंफ्यूजन खत्म, 1 नंबर मिल जाएगा आपको यहां पर ही। यस इट इज रेफर्ड एज स्ट्रेटेजी, राइट। आगे अब एक्सप्लेन करेंगे, अब हम सपोर्ट देंगे। कोई कह रहा था ना बच्चा हेमंत कहां चले गए, हाँ तो अब ये हो गया ना, पहले क्लियर हो गया उसको चेकर को कि हाँ भाई स्ट्रेटेजी है। अब इसके साथ सपोर्ट दे देंगे हम, ये बात है, ठीक है ना। नहीं 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 बेटे, मैं आपको बताऊं लॉ में, ठीक है, आपने केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करा होगा, प्रोविजन मेंशन करा होगा। पता है, मैं आपको एक बात भी बताता हूं, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, रुकिए। हाँ ठीक है वैसे, लेकिन नहीं 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 बेटे, देखिए मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, और मैंने उसको फॉलो भी करा है, और काफी सारे बच्चों को, मैं पढ़ाता नहीं हूं लेकिन बता देता हूं। मेरा मानना है, ठीक है आप वही फॉलो करें जो बता रहे हैं सर, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं। पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं टोका टाकी नहीं कर रहा, आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं आपका। मैं टोका टाकी नहीं कर रहा, कभी आप या कोई और सोचे, टोका टाकी नहीं कर रहा, मैं जवाब दे रहा हूं जो आपने पूछा मेरे से। मैं फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना चाहूंगा पहले। क्यों, आप पूछे क्यों ऐसा सर? पहले तो प्रोविजन लिखना चाहिए, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना चाहिए, एंड फाइनली कंक्लूड करना चाहिए। मैं फिर भी फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आएगी, सारा तो लिख नहीं सकते हम। इसका मतलब पहला पॉइंट ही फैक्ट्स ऑफ द केस होगा, तो इसका मतलब केस स्टडी को मुझे ध्यान से रीड करना पड़ेगा, उसकी टेक्निकलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, और उसमें से कुछ चीजें पिक करके हमें क्या करना होगा, उसको शॉर्ट में लिखना होगा। शॉर्ट में लिखेंगे तो उसको समराइज करेंगे ना। समराइज करने के लिए हो सकता है आप अगेन उसको रीड करें, एक बार फिर दोबारा रीड करें, तो 2 बार रीडिंग होगी तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी नहीं आएगी? बोलो, क्वेश्चन पर हमें सबसे पहले फोकस करना है। तो हमने केस स्टडी जल्दी से रीड कर ली और हम तुरंत प्रोविजन पर आ गए, उसके बाद फैक्ट्स लिख रहे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन को फर्स्ट रीडिंग में समझ ना पाए जितना समझना। तो मुझे लगता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस ये काम करेगा। उसको समराइज करने के लिए आपको, यदि एक पेज की केस स्टडी है, तो उसको समराइज करने के लिए आपको 2 बार तो कम से कम रीडिंग करनी होगी ना, और 2 बार रीडिंग करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी नहीं आएगी केस स्टडी को समझने में। अब उसको समराइज करके लिख दिया, केस स्टडी समझ में आ गई अच्छे से, और उसके बाद प्रोविजन लिखेंगे। अब जब 2 बार रीडिंग कर लिया आपने और उसको समराइज भी कर दिया, तो इसका मतलब आप टेक्निकलिटी उसकी समझ, फिर प्रोविजन लिख दें, और फिर फाइनली क्या करें, कंक्लूड। कोई रिजिड रूल तो होता नहीं है कि पहले प्रोविजन लिखना है और फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है फिर। तो ये बात है, समझ गए ना। तो ये मैंने कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या है, उसने पूछा क्या स्ट्रेटेजी है, तो हमें फर्स्ट सेंटेंस में ये लिखना चाहिए यस, ताकि उसका कंफ्यूजन, उसको कंफर्टेबल फील कराना है हमें, चेकर को कंफर्टेबल फील कराना है। चेकर को जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, जितना कम टाइम लगेगा कॉपी चेक करने में, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात है, समझ गए ना, ये मैं कहना चाह रहा था, बाकी ठीक था आपका भी। तो यस इट इज रेफर्ड एज स्ट्रेटेजी। अब बताएंगे आप स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है। स्ट्रेटेजी इज दी, बेटे बातें नहीं, गेम प्लान। स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बोलो, ऑर्गेनाइजेशंस इमेज, कॉमा, डायरेक्शन, कॉमा, एंड डेस्टिनेशन, ठीक है नहीं। तो यस इट इज रेफर्ड एज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इमेज, डिजायर्ड इमेज भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। आगे स्ट्रेटेजी इज formulated to achieve the following objectives. पहला बोलो, to improve the market position, टू इंप्रूव द मार्केट, हाँ वही, टू टेक द मार्केट पोजीशन, मतलब वही इंप्रूव करना, लेना, टू इंप्रूव द मार्केट पोजीशन, कॉमा, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस स्मूथली, या हम इफेक्टिव
और एफिशिएंसी के साथ भी लिख सकते हैं, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑपरेशन इफेक्टिवली, स्मूथली, एक ही बात है। और इसके बाद टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर न्यू कस्टमर्स, मोर एंड मोर न्यू कस्टमर। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर तो हमारे साथ ही है ना, अब हमें क्या करना है, हमें टारगेट करना है किसको, न्यू कस्टमर्स को। टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर न्यू कस्टमर्स एंड सेटिस्फाई, बिल्कुल सही बात है, एंड सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन विद रेस्पेक्ट टू दी, बोलो बेटे, विद रेस्पेक्ट टू दी प्रोडक्ट। क्लियर है या नहीं? आप सबने लगभग ऐसे लिखा है, जिसने मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे लिखा है, बहुत ही अच्छा। ठीक है या नहीं? बोलो। एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। वैसे अभी मैंने इतने डिटेल में बताया नहीं, लिखवाया नहीं स्पेशली, बाकी वर्बली तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है। क्या यहां पर जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है कैचअप कंपनी, क्या वो प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? प्रोएक्टिव है ना, क्योंकि हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो बेटे जो प्रोएक्टिव होगी स्ट्रेटेजी, उसमें क्या होगा, जो पहले से ही स्ट्रेटेजी यूज करते जा रहे हैं उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है, वो तो फॉलो करेंगे आगे के लिए भी। और साथ के साथ डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से, कंपटीटर की वजह से, और भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। दोनों को मिक्स करेंगे तब जाकर उसको प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी कहा जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि फाउंडेशन में भी आपने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी होगी 4 पेपर क्लियर करने की, वो स्ट्रेटेजी से आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया, वो स्ट्रेटेजी यहां पर भी इंटर में एज इट इज फॉलो करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, और उसके बाद कुछ और एड ऑन करेंगे, तब जाकर आप प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाएंगे। क्या रिएक्टिव स्ट्रेटेजी सही होती है या प्रोएक्टिव? क्या कोई स्ट्रेटेजी, कोई कंपनी प्योरली प्रोएक्टिव या रिएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकती है? नहीं। क्या करेगी? हाँ, अब देखिए इसको, अब 3 तरीके बताने के मैं समझाना चाहता हूं। एक वर्ड है कॉम्बिनेशन, एक ही बात है। दूसरा वर्ड है मिक्स, एक ही बात है। तीसरा वर्ड इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है ब्लेंड। क्या यूज करना चाहेंगे? ब्लेंड ही यूज करना पड़ेगा। ब्लेंड का मतलब ही कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, नहीं समझे आप? और मिक्स का मतलब भी तो यही होता है, और ब्लेंड वर्ड का मतलब भी यही होगा। समझ गए ना? बोलो, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। बोलो। चलिए कंक्लूजन कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको फर्स्ट लेक्चर में, आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने बताया था कि इस सब्जेक्ट में भी कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करे। वो कब करे? उसने पहले उसने कॉन्सेप्ट दिया, वर्ड और कीवर्ड उसके दिया, और लास्ट में हर एक क्वेश्चन के नीचे लिख दिया कंक्लूजन, और उसको कंक्लूड कर दिया समराइज 1 या 2 सेंटेंस में। उससे इंप्रेशन अच्छा होगा ही नहीं होगा? बोलो। अब हमने कंटेंट दे दिया, जो पूछना चाहता है उसका आंसर दे दिया, कंटेंट उसकी सपोर्ट दे दी, और साथ के साथ लास्ट में क्या कर रहे हैं हम? कंक्लूड कर रहे हैं। और यदि आप ही चेकर होते तो क्या करते? एक तो बिना कंक्लूजन के और एक कंक्लूजन के साथ, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा नहीं जाएगा? बेटे यही तो काम करना है आपको, लॉ में भी यही काम करना है, एसएम में भी, और यही काम करना है किसमें? ऑडिट में भी। समझ गए नहीं? बोलो। और बाकी जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें तो एमसीक्यू आते हैं, यहां भी आते हैं, लेकिन वहां भी यदि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो वहां भी आप ऐसा कर सकते हैं। खैर, कंक्लूजन क्या होगा? कैचअप ब्रांड इज मेकिंग, कैचअप ब्रांड इज मेकिंग, एक सेकेंड आगे पढ़ेंगे। वैसे कैचअप ब्रांड इज क्राफ्टिंग, मेकिंग के लिए क्या वर्ड यूज करा है? क्राफ्टिंग दी स्ट्रेटेजी। कैचअप ब्रांड इज क्राफ्टिंग दी स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग रन, to achieve its various, बोलो, ऑब्जेक्टिव्स। वेरियस ऑब्जेक्टिव जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो कैचअप ब्रांड इज क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग रन टू अचीव इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। सबका लबोलबाब, लगभग जितनी मैंने कॉपी देखी सबका लबोलबाब
यही था, ठीक है या नहीं? बोलो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब हम, है बेटे? नहीं वो तो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहां पर आगे। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि कॉन्सेप्ट में मैंने लिखवाया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था। लिख सकते हैं इन दिस केस कॉमा द कंपनी इज फॉलोइंग, मैं अब अवॉइड कर रहा था उसका कॉन्सेप्ट बता के लिखवा देता। इज फॉलोइंग कौन सी? प्रोएक्टिव, फॉलोइंग प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को क्या आप एडेप्टिव बोलेंगे या प्लान? प्लान बोलेंगे, ठीक है। एक और बात, यदि आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी? किसमें कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रोएक्टिव में या रिएक्टिव में? बेटे आप जब पहले से तैयारी करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा कॉस्ट आती है, और जब आप रैंडम बेसिस पर रिएक्ट करते हैं, वो भी जरूरी है, रैंडम बेसिस पर रिएक्ट करते हैं तो उतनी कॉस्ट नहीं आती क्योंकि उतनी प्रिपरेशन नहीं होती है। समझ गए नहीं? बोलो अब बताइए, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चले।